हेलो 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 दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। एंड कंपनी हु इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो अपन पुराने वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जब भी चाहें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जो है उस लेक्चर को एक्सेस करके देख सकते हैं। वाई दीज आर वीडियोज़ एंड फॉर whom these videos are important, especially for CA final students opting for elective paper international taxation, and for those students who want to gain knowledge of international taxation laws for chartered accountants, company secretaries, professionals who are dealing into international taxation. So these videos are for them. These videos may also help CS and CMA students in some aspects dealing with international taxation. So today in this video we're going to talk about residential status of a company. So residential status of a company, a concept is not that difficult, but it is quite a little bit different from the point of view of understanding in comparison to the residential status of an individual. एक तरफ है नेचुरल पर्सन जो है इंडिविजुअल, एक तरफ है कंपनी जो कि है एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी में देयर इज अ ह्यूज टीम इन्वॉल्व इन इट। देयर आर डायरेक्टर्स, देयर आर शेयर होल्डर्स, देयर आर स्टेक होल्डर्स, देयर आर द वेंडर्स, द बायर्स and holding subsidiary. So company, there are lots of aspects involved. So it's a big question in front of everybody that how to determine residential status of a company. So the underlying concept behind this is that the board of directors are very, very important, and gradually by looking at the international aspects and international developments that are going on, we came out with two important circulars that talks about how to determine place of effective management of a company. तो कंपनी का जहाँ भी पोयम होगा, the short form of place of effective management is पोयम, POEM. तो जहाँ भी पोयम होगा वहाँ पे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हम मान लेंगे, और पोयम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड दीज लेक्चर्स आर फ्री whenever you get time. As per your flexibility, you can access to my YouTube channel and have insights onto these lectures. So let's start with the concept that is residential status of a company. A company would be resident in India in any previous year if it's an Indian company. The first point says that कंपनी जो है वो इंडियन रेजिडेंट मान ली जाएगी अगर वो इंडियन कंपनी होगी तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज दैट व्हाट इज इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर इंडियन लॉज, विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956, वॉट एवर इट इज। वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर इंडिया के लॉज के हिसाब से बनी हुई है उसको हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द केसेस, वो इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा हमेशा इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। करेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है, और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। या फिर कोई सी भी कंपनी जिसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में होगी, जिसका पोयम इंडिया में होगा, उसको हम इंडियन रेजिडेंट मान लेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है, जो पॉइंट नंबर 2 है, उससे ये पता चलता है दैट पॉइंट नंबर 2 डू नॉट टॉक अबाउट द इंडियन कंपनीज। पॉइंट नंबर 2 टॉक्स अबाउट दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो इम्प्लाइडली इट इज वेरी मच ऑब्वियस, एंड एज फार एज एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग गोज इन दिस, कि जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करना है आपको, वो कभी भी इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के ऊपर चेक नहीं करना है, क्योंकि वो हर केस में जो है इंडियन रेजिडेंट मानी जाएगी। आपको पोयम जो है वो चेक करना है उस कंपनी के ऊपर जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। दिस इज द फर्स्ट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट विच इज इंपॉर्टेंट हेयर।
टू कंक्लूड दिस, इंडियन कंपनी हमेशा हमेशा जो है इंडियन रेजिडेंट होगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर इज, वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, सिर्फ उसी का ही प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करना है, ये पता करने के लिए कि वो इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल इन सब्सटेंस मेड, एंड इट इज डिफाइंड बाय एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, राइट। अभी प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट इज नॉट प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, राइट, जहां पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, राइट। द डिसीजन हैज टू बी की एंड क्रिटिकल डिसीजन, नॉट जस्ट नॉर्मल बेसिक डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस, बट दैट हैज टू बी की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो कि बिजनेस को चलाने में, बिजनेस के कंडक्ट में नेसेसरी हैं और सब्सटैंशियली जहाँ पे लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साहब एक मान लीजिए यूएस कंपनी है जिसके जो है कुछ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिया में हैं, कुछ डायरेक्टर्स जो है वो यूके में हैं, तो उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होगी? इंडियन डायरेक्टर्स इंडिया में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, यूके के डायरेक्टर्स यूके में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है यूएस में। तो यहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी सब्सटेंशियल डिसीजन आपको चेक करना पड़ेगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कौन से कंट्री में रेजिडेंस हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आप ये डिराइव कर सकते हैं कि जो की मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, जो क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस हैं, वो कहाँ पे लिए जा रहे हैं। गाइडलाइन प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो डिटेल्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के पता चलेंगे, वो हमें 2 सर्कुलर से पता चलेंगे। देर आर 2 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स विच आर जिसको हम कहते हैं द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस पोएम रूल्स। There are 2 circular we have, circular number 6/2017 and circular number 8/2017 issued by Central Board of Direct Taxes that gives clear-cut guidelines that how to determine and how to know the place of effective management of a company which is incorporated outside India. Place of effective management is an internationally recognized test. It's an international concept जो कि बहुत सारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में भी यूज़ होता है, बहुत सारी टैक्स ट्रीटीज़ में भी यूज़ होता है। कहाँ पे हेल्प करता है हमें? हेल्प टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन जुरिसडिक्शन। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपका क्लियर किया कि पोएम रूल जो है वो आपको हेल्प करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में उस कंपनी का जो कि फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, जो फॉरेन जुरिसडिक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है। इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इंडियन रेजिडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टैक्स ट्रीटीज एंटर्ड इनटू बाय इंडिया रिकॉग्नाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मेजॉरिटी जितनी भी टैक्स ट्रीटीज इंडिया ने दूसरे देशों के साथ साइन की हुई है, उन सारी टैक्स ट्रीटीज़ में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं यूज़ होता हुआ दिख जाएगा। डिटेल में बात करेंगे जब वो वाला चैप्टर कवर करेंगे, वो वाला हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू अप्लाई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंटली सेक्शन 90 जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे। बट ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट है और इंडिया ने जिन जिन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की हुई है, लगभग सारी ट्रीटीज़ में, almost in majority of the treaties this concept has been used, that how to determine residential status of a company by using place of effective management। और इसको एज अ टाई ब्रेकर रूल भी जो है वो यूज़ किया जाता है कि अगर टाई हो जाता है कि साहब अगर अपन रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला आपने एंड नाउ इट्स अ टाई, you find that the company seems to be resident in 2 countries, इसको हम बोलते हैं टाई रूल्स। अब now here comes the tie breaker rules, और वहाँ पे भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो यूजफुल है। और टाई ब्रेकर रूल कैसे इम्प्लीकेट होगा, किस तरीके से होगा, दैट इज क्लियर कट मेंशन्ड इन द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हाँ जी, पोएम एप्लीकेबिलिटी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसी कंपनी पे लगेगा जिस कंपनी का टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज़्यादा होंगे। अगर 50 करोड़ या उससे कम है
तो प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट के रूल्स जो है उस कंपनी पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि वो कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो उसको इंडियन रेजिडेंट आप नहीं मान सकते, उस पर पोएम रूल्स नहीं लग सकते। ये मान लिया जाएगा कि उसकी मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ बाहर ही हैं और वो जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है वो वहीं की ही रेजिडेंस है। The CBDT has laid down the following guideline principles to be followed for determination of POEM। हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हमारे पास 2 सर्कुलर इशू करके जो है वो क्लियर कट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हमें दे दिए हैं कि ये गाइडलाइन प्रिंसिपल्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट कंपनी की डिटरमाइन करनी है तो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आप पूरे प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट के रूल्स पढ़ेंगे, सो हियर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। राइट, कंपनी का एक तरफ है फॉर्म, एक तरफ है सब्सटेंस। फॉर्म चाहे कंपनी का कुछ भी हो, वेयर इज द क्रिटिकल एंड की डिसीजन मेकिंग बॉडीज, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, वहाँ पे उसका जो है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लिया जाएगा। यहाँ पे आप कोई स्नैपशॉट अप्रोच या एक इवेंट से प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। देयर आर, आई वुड से, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर। स्नैपशॉट अप्रोच शुड नॉट बी फॉलोड। The concept or the checking has to be done in totality, not by just looking at one transaction or few transactions. So that is very, very important. Any determination of the place of active management will depend upon the facts and circumstances of a given case. कोई जिसको आप बोलें that one rule applicable to all the situation ऐसा केस नहीं है। हमेशा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो है वो प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पे होगी। The POEM concept is one of substance over form. It may be noted that an entity may have more than one place of management. ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी की एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हैं, बट प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मोर देन वन, बट प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट हैज टू बी ओनली एंड ओनली वन, जिसको हम बोलेंगे पोएम। But it can only have one place of effective management at any point of time, since residence is to be determined for each year. जो residential status होगा वो हर साल determine होगा अलग अलग। Will also be required to be determined on year to year basis. Year to year basis पे आपको इसको determine करना है। Whether the company is engaged in an active business outside India. अभी सर्कुलर जो कहता है हमारे पास प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट का, इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो जो कंपनी वो कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको सीबीडीटी का सर्कुलर 2 कैटेगरी में बांटता है। एक कैटेगरी ऑफ कंपनी तो वो है विच हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक वो कंपनी है विच डू नॉट हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। राइट, एक वो कंपनी जिसका बिजनेस एक्टिव है इंडिया के बाहर, एक वो कंपनी जिसका बिजनेस एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया में ही है। दोनों का डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। दोनों को हम डीप में स्टडी करेंगे, समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज आई वुड से वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोज कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। मतलब वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, बट उसकी कुछ तो प्रेजेंस इंडिया में भी है। वेदर द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। हाँ जी, अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? अभी हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। अभी हम ये कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन सी क्लास में फॉल होगी, उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है या नहीं है। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को कैसे चेक करना है। So the process of determination of POEM would primarily be based on the fact as whether or not the company is engaged in active business outside India। अगर आपको पोएम डिटरमाइन करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है या नहीं है। अ कंपनी शैल बी सेड टू बी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अभी कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, वो कब प्रूव होगा? 1 2 3 4 जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनसे। इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम,
राइट अगर उस कंपनी की पैसिव इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा ऑफ टोटल इनकम नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पॉइंट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड इन क्यूमुलेटिव। राइट ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सेटिस्फाई करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। इट इज़ नॉट सो। हर पॉइंट के बाद एंड 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 लिखा हुआ है, मतलब कि आपको ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो क्यूमुलेटिवली चेक करना है कि ये सारे पॉइंट अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही माना जाएगा कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो ये मान लेंगे कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है। पहला पॉइंट, उसकी पैसिव इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ इट्स टोटल इनकम। अभी सवाल ये आता है कि सर ये बताओ कि पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम की डेफिनेशन आगे देखेंगे अभी 2-5-10 मिनट बाद। अभी बता देता हूँ आपको लेमन लैंग्वेज में पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम में सबसे पहले तो वो इनकम आएगी जो अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ वो कंपनी करेगी। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट। ये इस कैटेगरी की इनकम भी आपकी पैसिव इनकम में आएगी जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। हाँ जी, इंडिया में 50% से कम जो है उसकी एसेट्स हैं। एंड लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेजिडेंट इन इंडिया। उसके 50% से कम एम्प्लॉयज जो हैं वो इंडिया में सिचुएटेड हैं या फिर इंडियन रेजिडेंट्स हैं। एंड जो पेरोल एक्सपेंस होगा इन सारे एम्प्लॉयज़ पे वो 50% से कम है ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ये चारों क्यूमुलेटिव कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ये मान लिया जाएगा दैट इट इज़ अ कंपनी विच हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अभी डेफिनेशन देखते हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई है इंपॉर्टेंटली ये डिसाइड करने में, ये वाला क्राइटेरिया। तो इनकम की डेफिनेशन क्या है, जो जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उस लॉज के अकॉर्डिंग जो उसकी इनकम होगी उस इनकम को हम इनकम मान लेंगे एज पर इंडियन लॉज। अगर लॉज में ऐसी कुछ कैम्पिटेशन ऑफ इनकम मेंशन नहीं है तो जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है उस इनकम को हम जो है वो इनकम मान लेंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच अ कंप्यूटेशन। वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है अगर इंडिविजुअली डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं सो उसका एवरेज ले लेंगे हम, द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पज इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ जी, जो इंडिविजुअल डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसका एवरेज ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, दैट यू विल गेट द वैल्यू। अगर पूल ऑफ फिक्स एसेट है, जैसे इंडियन टैक्सेशन लॉज जो है वो फिक्स एसेट का पूल क्रिएट करते हैं जिसको हम यहाँ के लोकल लॉज के हिसाब से बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। राइट, तो उस केस में जो ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस है उन दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इन केस ऑफ एनी अदर एसेट वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज सिंपल एज दिस। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज as at the beginning and end of the year and shall include person who though not employed directly by the company perform similar tasks to those performed by the employees। हाँ जी, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेने हैं आपको, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 यू विल गेट द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर वो एम्प्लॉयज डायरेक्टली आपके एम्प्लॉय नहीं है, आपने किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी एजेंसी से एम्प्लॉयज हायर किए हैं बट वो अपनी ड्यूटीज एक्शंस परफॉर्मेंस जो है वो एज इक्वलेंट टू द एम्प्लॉयज रखते हैं तो वो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में काउंट होंगे। पेरोल क्या है, पेरोल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ योर सैलरी, वेजेस, बोनस एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशंस, सोशल कॉस्ट बॉर्न बाय द एम्प्लॉय। ये है पेरोल की बात। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम देखते हैं। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे जो इनकम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इनकम। एंड इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस एनी इनकम विच जनरेट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज। हाउएवर एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी पैसिव इनकम। इंटरेस्ट की जो पैसिव इनकम है वो हम नहीं मानेंगे अगर कोई बैंकिंग कंपनी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कमाना जो है वो बैंकिंग कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना होकर क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। एंड इट्स एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एज सच अंडर द एप्लीकेबल लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस बात का आप ध्यान रखें। लेमन लैंग्वेज में
पैसिव इनकम को समझने के लिए सबसे पहले तो वो इनकम जो रिलेटेड पार्टीज से ट्रांजैक्शन करने पे इनकम होगी वो पैसिव इनकम में आएगी, और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, कैपिटल गेन जो है ये भी पैसिव इनकम का पार्ट फॉर्म करेगी। इंटरेस्ट को हम पैसिव इनकम में नहीं लेंगे अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी वाली कंपनी है तो। पैसिव इनकम क्यों चेक करना ज़रूरी है? पैसिव इनकम चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें चेक करना है दैट वेदर द कंपनी इज हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया और नॉट। कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, उससे पैसिव इनकम का क्या कनेक्शन है। अगर उसकी पैसिव इनकम जो है दैट हैज़ टू बी नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम, तो वो ये मान लिया जाएगा कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, अगर उसकी पैसिव इनकम 50% ऑफ टोटल इनकम तक है तो ये मान लेंगे कि उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। राइट। पोयम इन केस ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब इसका पोयम, इसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होगी? पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस outside India shall be presumed to be outside India if the majority of the board meetings are held outside India. Poem of a company engaged in active business outside India shall be presumed to be outside India if the majority of the board meetings are held outside India. मतलब कि उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर कब मानेंगे? जब उसकी मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया के बाहर हुई हैं। However, in case the board is not exercising its power of management and such powers are being exercised by either the holding company or any other person resident in India, then poem shall be considered to be in India. हाँ जी। अब यहाँ पे एक दूसरा केस भी हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है अपनी मैनेजिंग पावर, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक होल्डिंग कंपनी है, वो जो है वो सारे अफेयर्स मैनेज करती है, वही सारे डिसीजन लेती है, या फिर कोई ऐसे दूसरे लोग हैं जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में। फॉर दिस पर्पज मेयरली बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोज जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द ग्रुप लेड डाउन बाय द पेरेंट एंटिटी विच मे बी इन द फील्ड ऑफ पेरोल, अकाउंटिंग, HR, IT and network operation, supply chain, routine business operation, and not being specific to any entity or group of entities per se would not constitute a case of board of directors of company standing aside. जी, ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी की ग्लोबल पॉलिसी कुछ ऐसी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो जनरल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं एज पर द ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, जो कि डील करती है अकाउंट्स, HR, सप्लाई चेन, IT, नेटवर्क, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ग्लोबल पॉलिसी कंपनी ने एक बना रखी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो स्टैंड असाइड हो जाएंगे। ये आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पोएम डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल साइडलाइन कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ग्लोबल पॉलिसी कंपनी की फॉलो करते हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की ग्लोबल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो वो कोई अपने आप से डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। इट इज़ नॉट सो। अगेन आई एम सेइंग इट्स व्हाट, इट्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो वाकई में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फॉलोइंग द ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, then it cannot be said that board of directors are not doing any decision making. So the place of effective management is not going in hand with the board of directors, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं CBDT सर्कुलर नंबर 25/2017 जो कि आया था 23 अक्टूबर 2017 को, clarifies that so long as the regional headquarters operates for subsidiaries group companies in a region within the general and objective principles of global policy of the company laid down by the parent entity in various fields and not being specific to any entity or group of entities per se, it would in itself not constitute a case of board of directors of the company standing aside, and such activities of the regional headquarters in India alone will not be a basis for establishment of POEM for such subsidiaries group companies. हाँ जी, ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर ये कहता है कि साहब कोई मान लीजिए एक रीजनल हेडक्वार्टर है
या फिर एक जोग्राफिकल सब्सिडरी है कंपनी की, जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रही है, राइट, एज पर द जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द ग्रुप। जिसमें कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं? देयर आर वेरियस ऑपरेशंस, पेरोल, एचआर, सप्लाई चेन, आईटी, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑपरेशंस फॉलो हो सकते हैं। एंड नॉट बीइंग स्पेसिफिक टू एनी एंटिटी, और किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे उस रीजनल हेडक्वार्टर का फोकस नहीं है, वो ग्लोबल पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इग्नोर कर देंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, राइट। आपको जो रीजनल हेडक्वार्टर डिसीजन ले रहा है, वहाँ के जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो भी कंसिडर करने हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं और वो कहाँ पर हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन एंड सिचुएशन, वो भी आपको कंसिडर करनी है फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, राइट। Such activities of regional headquarters in India alone will not be a basis for establishment of POEM। अब मान लीजिए वो रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं और हैं, इंडिया में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो रीजनल हेडक्वार्टर है क्योंकि वो इंडिया में है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में ही होगा। इट इज़ नॉट सो। चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया से बाहर हैं तो सिर्फ रीजनल हेडक्वार्टर की लोकेशन और एक्टिविटीज़ and following of the global policy of the group relating to HR, payroll, IT, supply chain, infrastructure, networking and various other operations of the company। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो कंपनी को चला रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल पॉलिसी फॉलो कर रहा है रिलेटिंग टू वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो इंडिया का प्लेस ऑफ इफेक्टिव, कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। आपने ये तो चेक ही नहीं किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पर है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, और किस तरह के डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है, तो आपको वो भी कंसिडर करना है। सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि रीजनल हेडक्वार्टर, रीजनल जो क्वार्टर्स हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं, वो इंडिया में है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो जाएगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है। हाँ जी, अब एक जो है कंट्रोल वाली बात सर्कुलर करता है, एक चेतावनी सर्कुलर हमें देता है। इट इज़ फर्दर मेंशन्ड इन द सर्कुलर दैट द प्रोविजंस ऑफ, जो कि बड़े भयानक प्रोविजन है, ड्रैकोनियन एंड डेंजरस एंड बॉम्बार्डिंग प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं, दैट द प्रोविजन ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कंटेन्ड इन चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गेट ट्रिगर्ड। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल मतलब कि गार रूल्स, गार प्रोविजन जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, जहाँ पे जो ऊपर वाला क्लैरिफिकेशन जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर एब्यूजिव या एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग के लिए किसी कंपनी ने उसको फॉलो किया तो साहब सीबीडीटी ये कहती है कि ठीक है, हम आपको एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर देते हैं, बट इस क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर का आप गलत उपयोग, इसका मिसयूज जो है एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग में टैक्स चुराने के लिए आप नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते साहब कि जिसका रीजनल हेडक्वार्टर आपने इंडिया में बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं कहीं और, राइट। तो ऐसे करके आप कोई एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप पाई गए ऐसी प्लानिंग करते हुए, टैक्स चुराते हुए, तो आपके ऊपर गार प्रोविजंस अप्लाई कर दिए जाएंगे। ये कहता है सीबीडीटी का सर्कुलर। In case of companies engaged in active business outside India, for the purpose of determining whether the company is engaged in active business outside India, the average of the data of the previous year and 2 years prior to that shall be considered। हाँ जी, अभी ये स्लाइड हमें क्या बताती है? ये स्लाइड हमें ये बताती है कि जहाँ पे आपको ये पता करना है कि कंपनी जो है वो एंगेज है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया से, तो आपको जो डेटा कंसिडर करना है, एक तो वो प्रीवियस ईयर का डेटा होगा और उसके पहले के 2 सालों का डेटा होगा, राइट। मतलब इनके एवरेजेस आपको कंसिडर करने हैं टू गेट टू नो कि वो इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस में एंगेज है या नहीं है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है? एक तो पैसिव इनकम, एक पेरोल, एक एसेट्स और एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इन केस द कंपनी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ शॉर्टर पीरियड, अभी एक सवाल आता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि साहब कंपनी अगर शॉर्टर पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस हो, मतलब नई कंपनी हो जो 1-1.5 साल पुरानी हो, तो उसमें 2 साल का डेटा कहाँ से आएगा? बच्चों वाला सवाल। साहब जितने समय का डेटा अवेलेबल है उसको कंसिडर कर लेना, राइट।
The final guideline have clarified that mere following of global policies laid down by the Indian holding company would not constitute that the board is standing aside. हाँ जी, अब ना आप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स का दामन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छुड़ा नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे के साथ जो इंडियन होल्डिंग कंपनी है उसने ग्लोबल पॉलिसीज इशू की हुई है और हर कंपनी वही ग्लोबल पॉलिसी फॉलो करती है। इसलिए हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ नाम के लिए है, वो करते धरते कुछ नहीं है। ये कह के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दामन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। स्टिल आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अफेक्टिव मैनेजमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और कहाँ रहते हुए कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ बिजनेस नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, अभी कंक्लूड करते हैं उन कंपनीज के लिए जिनका बिजनेस जो है इंडिया के बाहर है एक्टिवली, दोज हु हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले तो पता कैसे करेंगे, पैसिव इनकम चेक करेंगे, राइट, पेरोल चेक करेंगे, एसेट चेक करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेक करेंगे। जब आपको ये पता लग गया कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, उसके बाद आते हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे पता करना है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, बोर्ड मीटिंग कहाँ पे करते हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन, जहाँ पे करते हैं वहाँ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, बट इट शुड नॉट बी अ स्नैपशॉट अप्रोच, राइट। अगर कोई इंडियन कंपनी जो है वो कंपनी को कंट्रोल कर रही है जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में है, या फिर कुछ ऐसे लोग कंपनी को चला रहे हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो ये मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया में, राइट। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम उस कंपनी की विच इज़ नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द कंपनीज विच आर नॉट engaged in active business outside India. The guidelines provides a two-stage process for determination of place of effective management in case of companies not engaged in outside India. So आप दो stages हैं जहाँ पे आप उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है डिटरमाइन करेंगे। पहली स्टेज क्या है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु एक्चुअली मेक्स द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। सबसे पहले तो उन लोगों को डिसाइड कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए जो कंपनी के की मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट कमर्शियल और मैनेजमेंट डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं फॉर कंपनी एज अ होल। सेकेंड स्टेज इज जो लोग डिसीजन लेते हैं आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो ये पता कर लीजिए कि वो लोग रहते कहाँ पर हैं, राइट। डिटरमाइन द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड। ये देख लीजिए कि डिसीजन जो है वो कहाँ पे ले लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे बहुत सारी लिटिगेशन भी अराइज होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द प्लेस वेयर द डिसीजन हैज बीन टेकन। This is one place. The next is the place where this decision has been implemented. This is the next place, right? So for poem, this is important that where the decision has been taken. It is not important that the where decision has been implemented, right? तो यहाँ पे वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है, जिसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है, दो स्टेज इन्वॉल्व हैं। पहली स्टेज तो ये पता कर लीजिए कि वो कौन लोग हैं जो कंपनी के क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कमर्शियल मैनेजमेंट डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो लोग कमर्शियल मैनेजमेंट और बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं वो कहाँ पर रहकर, राइट, डिसीजंस ले रहे हैं। क्लियर? The place where these management decisions are taken would be more important than the place where such decisions are implemented. मैंने आपको अभी ऐसे वाले एग्जाम्पल से बताया था कि एक वो जगह जहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन, एक वो जगह जहाँ पे डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, राइट। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लेस वेयर द डिसीजन हैज बीन टेकन, but not the place where the decision has been implemented. For the purpose of determination of poem, it is the substance which would be conclusive rather than the form. Again, I am repeating, what is important here is the substance, not the form. तो आइए कंक्लूड करते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेन कंपनीज। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस टेस्ट करना है। सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है या नहीं है। अगर इंडिया के बाहर है तो ये वाली कैटेगरी आएगी, कंपनी फुलफिलिंग द टेस्ट ऑफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया,
तो यहाँ पे ये वाली कैटेगरी जो है आपने चेक करनी है। समराइजली, पोएम आउटसाइड इंडिया इफ मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो ये मान लिया जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहाँ है, इंडिया के बाहर है। इफ डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट इंडियन पैरेंट और रेजिडेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल बी इन इंडिया। ये कहता है बात किसकी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। अगर कोई ऐसी इंडियन कंपनी है जो उसको कंट्रोल करती है, उसके डिसीजंस वही लेती है, राइट, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है, राइट, अफेक्टिवली कंपनी को मैनेज वही कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया में है, राइट। दूसरी कैटेगरी आती है वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है, राइट। उसमें 2 स्टेज इन्वॉल्व है। स्टेज 1, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो कंपनी के क्रिटिकल कमर्शियल मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। स्टेज 2, इसी में डिटरमाइनेशन ऑफ प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर इन फैक्ट बीन मेड। वो प्लेस आइडेंटिफाई करिए जहां पर ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। दिस इज स्टेज 2। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिसीजन कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई लिटिगेशन भी अराइज हो सकती है, दैट असेसिंग ऑफिसर ये कह सकता है दैट the decision have been implemented and consumed in this location, so I say that place of effective management is this. It is not important and it is not correct to determine poem on the basis where the decision has been implemented. But for the poem, which location and citation and place is important? The location which is important is that where the decision, the place where the decisions are made or the decisions are taken, but not implemented. What is एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट की 4 कंडीशंस है और चारों की चारों क्यूमुलेटिवली चेक करनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन चेक हो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है। अ कंपनी सेट टू बी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ इट फुलफिल्स द क्यूमुलेटिव कंडीशंस ऑफ, अगर उसकी पैसिव इनकम जो है 50% या उससे कम है ऑफ इट्स टोटल इनकम, तो ये मान लिया जाएगा उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है। लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, उसकी 50% या उससे कम, राइट, 50% ऑफ लेस देन 50% ऑफ इट्स एसेट जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। 50% से कम जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया में सिचुएटेड है, और जो पेरोल एक्सपेंस है वो 50% से कम जो है वो इंडिया में ऑफ सच एम्प्लॉयज इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। वो एम्प्लॉयज जो इंडिया में हैं उनका पेरोल एक्सपेंस जो है वो 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंस तक होना, लेस देन 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंस तक जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हाँ जी, अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि साहब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंपनी का कैसे डिसाइड होगा। क्लियर, कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होगा? कंपनी को 2 कैटेगरी हैं, आपको डिसाइड करना है कि कंपनी कौन सी कैटेगरी में फॉलो होती है। एक तो वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, एक वो कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है। कैसे चेक होगा? ये 4 कंडीशंस हैं। अगर कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मेजरली कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे उसका पोएम मान लिया जाएगा। अगर कोई इंडियन कंपनी उसको कंट्रोल करती है, इंडियन सेटअप उसको कंट्रोल करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है जो इंडियन रेजिडेंट है, तो उसका पोएम इंडिया में मान लिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी, अगर कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है तो 2 स्टेज इन्वॉल्व है। पहली स्टेज, पता करिए, आइडेंटिफाई दोज पर्सन्स हु आर टेकिंग इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी। स्टेज 2, दैट द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर टेकन बाय दोज पर्सन्स, तो वो प्लेस जो है उसकी वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस कंपनी की हो जाएगी। ये थी समरी जो अभी तक हमने देखा। यस, सो हियर देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस विच वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड रिगार्डिंग determination of place of effective management of a company which is incorporated in the foreign jurisdiction that is outside India. So first important guideline here is location where the board of directors meet and make decision, right? वो लोकेशन जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं, द लोकेशन में बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड। वो लोकेशन जो है वो लोकेशन को हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस कंपनी की मान लेंगे सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस।
दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिटेन एंड एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके पास वाकई में अथॉरिटी होनी चाहिए टू गवर्न द कंपनी एंड डज इन सब्सटेंस मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज अ होल। और वो वाकई में जो है वो सब्सटैंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है कंपनी के की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ दे आर द बोर्ड जस्ट फॉर द नेम सेक बट समवन एल्स इज टेकिंग द इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। It may also be mentioned that mere formal holding of a board meeting at a place would by itself not be conclusive for determination of POEM. This is not a conclusive evidence for place of effective management कि साहब आपने एक प्लेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले और वहाँ पे मीटिंग कर ली, तो वहाँ उस कंट्री का जो है आपने कह दिया कि साहब कंपनी जो है वो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बोर्ड मीटिंग कर लेती है। दिस इज़ नॉट द ओनली कंक्लूसिव एविडेंस कि ये आप कह दें कि साहब कंपनी का बोर्ड आया इंडिया में और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की तो प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। दिस इज नॉट द कंक्लूसिव फैक्टर। इफ द की डिसीजंस बाय द बोर्ड आर इन फैक्ट बीन टेकन इन अ प्लेस अदर देन द प्लेस वेयर द फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड, देन सच अदर प्लेस वुड बी रिलेवेंट फॉर पोएम। अब जो इंडिया में बोर्ड मीटिंग हुई थी दैट इज जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस, बट उस मीटिंग में कोई की इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि पोएम जो है इंडिया में है। या फिर बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई बट की इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो उसका पोएम इंडिया में आप नहीं कह सकते। उसका पोएम वहाँ पे होगा, उसकी प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट वहाँ पे होगी जहाँ पे वो की इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। सो द प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। As an example, this may be the case where the board meetings are held in a location distinct from the place where the head office of the company is located. ऐसा भी हो सकता है कि साहब कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहीं और लोकेटेड है और बोर्ड मीटिंग जो है वो कहीं और हो रही है, राइट। और सच लोकेशन इज अनकनेक्टेड विद द प्लेस वेयर द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट, राइट। या फिर कंपनी की जो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी की लोकेशन है उस लोकेशन के अलावा कहीं और बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? If a board has de facto delegate the authority to make the key management and commercial decisions of the company to the senior management or any other person including a shareholder, promoter, strategic or legal or financial advisor and does nothing more than routine ratifying the decisions that have been made, the company's place of effective management will ordinarily be the place where these senior managers or other person make those decisions. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिसीजंस को रेटिफाई करते हैं, बट उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट किया हुआ है टू सम सीनियर मैनेजर्स, टू सम कंसल्टेंट्स और टू सम स्ट्रैटेजिस्ट, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कह दिया दैट यू आर द सीनियर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ CEO, यू टेक ऑल द इंपॉर्टेंट की क्रिटिकल कमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजंस एंड वॉट एवर डिसीजन यू टेक आई विल रेटिफाई दैट। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी प्लेस इंपॉर्टेंट है? द प्लेस वेयर दीज सीनियर मैनेजर्स और अदर पर्सन्स मेक दोज डिसीजंस। वो प्लेस जहाँ पे वो सीनियर पर्सन, कंसल्टेंट्स, मैनेजरियल पर्सन्स जो डिसीजन लेते हैं। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर की मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो कौन लोग ले रहे हैं, राइट। उनकी प्लेस जो है जहाँ पे ले रहे हैं वो लोग, वो प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बन जाएगी। Location of executive committee in case powers are delegated by the board. A company's board may delegate some or all of its authorities to one or more committees such as an executive committee consisting of key members of senior management. In these situations, the location where the members of the executive committee are based and where that committee develops and formulates the key strategies and policies for mere formal approval by the board will often be considered to be the place कंपनीज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हाँ जी, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी में कुछ मेंबर्स को मेंबर बना दिया जाता है, कुछ लोगों को मेंबर्स बना दिया जाता है। तो वो कमेटी की डिसीजन मेकिंग की प्लेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड करने के लिए। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बी ईदर डिज्योर, डिज्योर मतलब बाय मीन्स ऑफ अ फॉर्मल रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट, और डी फैक्टो it is based upon the actual conduct of the board and the executive committee. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी भी तरीके से हो सकता है, डिजोर भी हो सकता है और डी फैक्टो भी हो सकता है, राइट।
बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर डेलीगेशन हुआ है और की मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लेके कोई और ले रहा है, तो कोई और कहाँ पे रहकर कहाँ पे वो डिसीजंस ले रहा है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगी, ना कि बोर्ड। लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस इज नॉट द रिलेवेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस कहीं और है बट की क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग दूसरी जगह पे हो रही है, विच इज नॉट द लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस। The location of company's head office will be very important factor in determination of the company's place of effective management. It often represents the place where key company decisions are made. The following point needs to be considered for determining the location of the head office. If the company's senior manager and their support staff are based in a single location and that location is held out to the public as the company's principal place of business or headquarters, then the location is the place where a head office is located. Right. अगर senior management critical important decision head office पे लेते हैं तो वो वाली प्लेस जो है वो पोएम उसकी हो जाएगी। इफ़ द कंपनी इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड, कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कंट्रोलिंग यूनिट्स जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में होती है, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस सीनियर मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट में ऑपरेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट ऑफिस लोकेटेड इन वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में उनकी लोकेशंस हैं, एंड द कंपनी इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। Then the company's head office would be location where these senior managers, तो कंपनी का हेड ऑफिस जो है हम उस लोकेशन को मान लेंगे और पोएम भी वहीं मान लेंगे जहाँ पे सीनियर मैनेजर्स जो है प्राइमरली और प्रीडोमिनेंटली बेस्ड और नॉर्मली रिटर्न टू द फॉलोइंग ट्रैवल टू अदर लोकेशंस और मीट व्हेन फॉर्मुलेटिंग और डिसाइडिंग की स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द कंपनी एज अ होल। हाँ जी, इन तीनों क्राइटेरियाज को चेक करके अगर कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग देश में उसकी कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग यूनिट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं, टुकड़ों टुकड़ों में, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, तो उस केस में वो लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कहाँ पर इंपॉर्टेंटली प्रीडोमिनेंटली बेस्ड हैं, या फिर वो ट्रैवल करके जाते हैं और वापस कहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और और वो कहाँ पर जाके इंपॉर्टेंटली मिलते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज़ दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। Members of the senior management may operate from different locations on or more or less permanent basis, and the members may participate in various meetings via telephone or video conferencing rather than by being physically present at the meeting in particular location. In such situation, the head office would normally be the location if there where the highest level of management, for example the managing director and financial director and their direct support staff are located. अब यहाँ पे साहब एक क्वेश्चन आता है कि सर टुडे इज़ द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, जूम कॉल होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स हो जाती हैं, राइट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पता नहीं है कहाँ पर है, बोर्ड मीटिंग हो जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो पोएम कैसे डिसाइड होगा, राइट। सो इन दैट केस द हेड ऑफिस वुड नॉर्मली बी लोकेटेड। हम ये मान लेंगे हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जहाँ पे जो डायरेक्टर्स का भी बॉस है, राइट, द सुप्रीम बॉस, द हाइएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, राइट, एंड देयर सपोर्ट स्टाफ आर लोकेटेड, जहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और उनका सपोर्ट स्टाफ लोकेटेड होगा, जहाँ पे लोकेट होके वो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, डिजिटल कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस प्लेस को हम हेड ऑफिस मान लेंगे और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। इन सिचुएशन वेयर द सीनियर मैनेजमेंट इज सो डिसेंट्रलाइज्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द कंपनीज हेड ऑफिस with a reasonable degree of certainty, then the location of company's head office would not be of much relevance in determining that company's place of active management. Again, I am repeating that the concept of place of active management is the concept of substance over form. अभी कंपनी इतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है कि उसके हेड ऑफिस की लोकेशन पता ही नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने हेड ऑफिस की लोकेशन पता भी कर ली, but the company is so decentralized, the controlling power is so fragmented, right, distributed in various parts of the world in different countries, तो यहाँ पे location of head office is of no relevance in determination of place of effective management. यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाँ जी, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी impacts the place of effective management in many ways. It has no longer necessary for the person taking decision to be physically present at a particular location. ये तो टेक्नोलॉजी का एक, जिसको कहते हैं, एक वरदान है हमारे पास कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काउच पे, अपने देश में, अपने घर पे बैठे बैठे ही लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं ऑन अ वीडियो कॉल, ऑन अ नॉर्मल कॉल।
Therefore, the physical location of board meeting or executive committee meeting or meeting of the senior managers may not be where the key decisions are in substance being made. In such cases, the place where the directors or the persons taking the decision or majority of them usually resides may also be a relevant factor. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो पूरा बोर्ड है वो एक जगह नहीं मिलता, सब अपनी अपनी लोकेशंस पे बैठे होते हैं और एक वीडियो कॉल पे बोर्ड मीटिंग्स हो जाती है और जो कंपनी के इंपॉर्टेंट की क्रिटिकल मैनेजमेंट डिसीजंस हैं वो ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिसीजन वाया सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रॉबिन वोटिंग। व्हाट इज राउंड रॉबिन वोटिंग? एक प्रपोजल वोटिंग का जो है एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता है और उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, जो जो उसके फेवर में होते हैं वो उसमें वोट करते जाते हैं एंड इट इज़ अ वोटिंग बाय सर्कुलेशन। In case of circular resolution or round robin voting, the factors like the frequency with which it is used, the type of decision made in that manner, and where the parties involved in those decisions are located are to be considered. It cannot be said that proposer of decision alone would be relevant, but based on past practices and general criteria would be required to determine the person who has the authority and who exercise the authority to make decisions. The place or location of such person would be more important. हाँ जी, अब ये स्लाइड क्या कहती है? ये स्लाइड ये कहती है कि वॉट इन केस वेयर डिसीजंस आर टेकन बाय द रेजोल्यूशन या और राउंड रॉबिन वोटिंग, सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं, एक रेजोल्यूशन फ्लोट हो गया साहब डिजिटली मेल से या फिर किसी और मीडियम से फॉर वोटिंग, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो लोकेशन प्रपोजर ऑफ द रेजोल्यूशन की होगी, मतलब चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नॉर्मली प्रपोज कौन करता है? द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सो द प्रपोजर ऑफ द रेजोल्यूशन जो है, क्या उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी? उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? टू आइडेंटिफाई हु एक्सरसाइज द ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन, राइट? ये देखना पड़ेगा आपको दैट हु एक्सरसाइज द ऑथोरिटी टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई, राइट? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिसीजन मेड बाय शेयर होल्डर्स आर नॉट रिलेवेंट फैक्टर्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। हाँ जी, शेयर होल्डर जो डिसीजन लेते हैं वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। No need to read the text because it is a heavy text slide, right? Just listen to me. I will conclude the concept what is there on the slide. Slide ये कहती है, concept ये कहता है कि साहब जो डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे which those decisions are not relevant for determination of place of effective management, but in some cases these decisions are important and relevant for determination of POEM. कैसे? How? Let me explain this. Whenever we look into the Companies Act provisions, shareholders are allowed to vote on those businesses which are not directly connected with the management, with the key management and critical operations of the business. So normally those businesses or those resolutions which are reserved for the shareholders are not important for the conduct, operations and critical management of the business. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट और शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन जो है दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बट अगर शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ पावर्स ले रखी हैं डिसीजन मेकिंग की, एंड दोज डिसीजन मेकिंग पावर्स आर रिलेवेंट इन क्रिटिकल कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स की प्लेस लोकेशन जो है, शेयर होल्डर्स कहाँ पे मीटिंग करके डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि शेयर होल्डर्स कहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के लिए। बट अगर शेयर होल्डर्स के पास कोई अथॉरिटी या पावर शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर से नहीं ली है, तो शेयर होल्डर्स डिसीजंस आर नॉट रिलेवेंट फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उन्होंने कोई अथॉरिटी ले रखी है और वो क्रिटिकल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, तो शेयर होल्डर्स जो है उन कहाँ पे मीटिंग करके डिसीजन लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? Whether the shareholder involvement is crossing the line into that of effective management is one of the fact has to determine on case to case basis only. शेयर होल्डर जो है वो डिसीजन मेकिंग की जो लाइन है, जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग लाइन को क्रॉस करते हैं, ओवरलैप करते हैं, या डायरेक्टर से कोई अथॉरिटी उन्होंने ले रखी है की डिसीजन मेकिंग की विच इज रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स,
तो यहाँ पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में जो है वो शेयर होल्डर की लोकेशन जो है, प्लेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डे टू डे रूटीन ऑपरेशन डिसीजंस आर नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन ऑफ द पोएम। जो डे टू डे डिसीजंस होंगे कंपनी के, दोज डिसीजंस आर नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। बट अगर कोई ऐसा डिसीजन है विच इज़ की क्रिटिकल, विच इज़ I would say important decision for the future of the company, about a critical product, about a critical operation, about a new product line or the existing product line, about a new service to be launched or any other decision like this. तो यहाँ पे जो लोग रूटीन important decision लेते हैं, you need to check कि वो वही लोग हैं जो इस तरह के important critical decisions ले रहे हैं। तो उन लोगों की जो प्लेस ऑफ मीटिंग्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ द अबव फैक्टर्स डू नॉट लीड टू क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोएम, देन द फाइनल गाइडलाइन प्रोवाइड दैट फॉलोइंग सेकेंडरी फैक्टर्स में बी कंसिडर्ड। हाँ जी, तो जो हमने गाइडलाइंस पढ़ी, अगर वो आपकी हेल्प नहीं करते फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं दैट यू नीड टू कंसिडर। इज प्लेस वेयर द मेन एंड सब्सटेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट। तो ये देख लेना आपके वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे कंपनी की सब्सटेंशियल एक्टिविटीज़ और मेन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरिड आउट होती हैं। ये फैक्टर भी आपको हेल्प कर सकता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड करने में। और प्लेस वेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट, या फिर वो जगह जहाँ पे कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो रखे जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन कोई मैनुअल अकाउंटिंग तो अब होती नहीं है, इट इज़ ऑल डिजिटल। तो जहाँ पे कंपनी के अकाउंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डेटा रखा जाता है, सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जहाँ पे उसका मेन डेटा है, उसकी लोकेशन जो है, उसकी प्लेस जो है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। It needs to be emphasized that the determination of poem is to be based on non-relevant factors related to the management and control of the company, and it is not determined on the basis of isolated facts. आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा फैक्ट के बेसिस पे, आइसोलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पे जो है वो पोएम का डिसीजन नहीं ले सकते। As illustrated by the following examples, जैसे कि the fact that a foreign company is completely owned by an Indian company will not be a conclusive evidence that the condition for establishing poem in India has been satisfied. सर ये फैक्ट कि एक फॉरेन कंपनी की मालिक कोई इंडियन कंपनी है, दिस इज नॉट द सोल डिसाइडिंग फैक्टर कि उसका पोएम जो है वो इंडिया में ही होगा। बाकी दूसरी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ हैं, वो कहाँ पे रह के डिसीजन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फैक्टर दैट देयर एग्जिस्ट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया वुड ऑल्सो नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशन फॉर एस्टैब्लिशिंग पोएम इन इंडिया हैज बीन सेटिस्फाइड। ये फैक्ट, हाँ जी, ये फैक्ट कि किसी फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है, सिर्फ ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट ये नहीं प्रूव कर सकता कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो भी इंडिया में होगा। दिस फैक्ट शुड नॉट बी सीन इन द आइसोलेटेड और विद द स्नैपशॉट अप्रोच। यू नीड टू अडॉप्ट द टोटलिटी अप्रोच, राइट? नॉट जस्ट द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट हैज टू बी सीन, द एंटायर प्लॉट फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू हैज टू बी सीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। The fact that one or some of the directors of a foreign company resides in India will not be a conclusive evidence that the condition for place of residence in India has been satisfied. सर ये फैक्ट के कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, इसलिए कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में मान ली जाएगी। दिस इज नॉट द आइसोलेटेड फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच द पोएम हैज बीन कंक्लूडेड टू बी इन इंडिया, राइट? कि कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे आप ये चेक नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कहाँ हैं, उनमें से कौन से डायरेक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, कहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, ऑल दीज फैक्ट्स। द फैक्ट ऑफ लोकल मैनेजमेंट बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विल नॉट बाय इटसेल्फ बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशन फॉर एस्टैब्लिशिंग पोएम हैज बीन सेटिस्फाइड। अगर लोकल मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है in respect of business activities of a foreign company, this is not the sole conclusive factor कि इंडिया में उस कंपनी का पोएम हो जाएगा।
The existence in India of support functions that are preparatory and auxiliary in character will not be a conclusive that the condition for establishing poem in India has been satisfied. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे यूनिलीवर फॉर एग्जांपल अपना कंसोलिडेशन किसी इंडियन कंपनी से करा लेती है, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन। तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट फंक्शन है विच इज अ प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी इन कैरेक्टर। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेशन इंडिया में हो रहा है, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, तो उसका पोएम इंडिया में होगा। दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव फैक्टर। इट इज reiterated that it is again considered that the above principle for determination of poem are only guidance। जो पोएम प्रिंसिपल्स हमने पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है। कोई एक प्रिंसिपल जो है वो कोई डिसिसिव प्रिंसिपल अपने आप में नहीं है। जो ऊपर प्रिंसिपल हमने पढ़े दैट हैज टू बी सीन इन टाइम rather than as an activity performed, right? You need to see it over a period of time, not just with a snapshot approach. During the previous year needs to be considered. In other words, a snapshot approach is not to be adopted. एक snapshot approach जो है वो आप adopt नहीं कर सकते। The snapshot approach should not be followed. Further, on the facts and circumstances, it is determined that during the previous year the poem is in India and also outside India. Then poem should be presumed to be in India if it has been mainly predominantly in India. आज अब ये भी है एक important consideration, important point for the discussion. अगर साहब ये determine हो जाता है that during the previous year poem इंडिया में भी है और poem इंडिया के बाहर भी है, तो हम क्या करेंगे? तो पोएम इंडिया में कब माना जाएगा? जब वो प्रीडोमिनेंटली इंडिया में होगा। क्योंकि हमने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड यू वन थिंग दैट प्लेस ऑफ मैनेजमेंट कुड बी मोर बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हैज टू बी वन। तो अगर पोएम इंडिया में भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, तो प्रीडोमिनेंटली पोएम कहाँ है, इंडिया में है या बाहर है, वहाँ पे हम उसको पोएम उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो मान लेंगे और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा। हाँ जी, अब बात आती है अप्रूवल की। साहब असेसिंग ऑफिसर सुयो मोटो बैठे बैठे अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी फॉरेन कंपनी को ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि साहब आपका पोएम इंडिया में है। ये करने से पहले उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में साफ साफ लिखा हुआ है। In case the assessing officer proposed to hold a company incorporated outside India on the basis of its poem as being resident in India, अगर assessing officer ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि साहब वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडियन रेजिडेंट है, राइट? अगर वो एओ की ये फाइंडिंग है, एनी सच फाइंडिंग शैल बी गिवन बाय द एओ इस तरह की फाइंडिंग जो है वो कब दे सकता है? आफ्टर सीकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉलेजियम of 3 members consisting of the principal commissioner or the commissioner as the case may be is to be constituted by the principal chief commissioner of the region concerned in this regard। जी असेसिंग ऑफिसर अपनी फाइंडिंग एक फॉरेन कंपनी के बारे में कि वो पोयम इंडिया में है इसलिए वो इंडियन रेजिडेंट है, कब देगा? पहले प्रायर अप्रूवल लेगा कॉलेजियम से। कॉलेजियम में 3 मेंबर होंगे। कौन कौन हो सकते हैं? या तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। कॉलेजियम बनाएगा कौन? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न्ड। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर साहब जो है वो कॉलेजियम बनाएंगे। उस कॉलेजियम से जो है प्रायर अप्रूवल असेसिंग ऑफिसर को लेनी है, ये फाइंडिंग कंक्लूड करने के लिए कि साहब वो फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है इसलिए वो इंडियन रेजिडेंट है। The collegium so constituted shall provide an opportunity of being heard to the company before issuing any direction in this matter। अगर कॉलेजियम कंपनी को कोई डायरेक्शन इशू करता है या असेसिंग ऑफिसर को कोई डायरेक्शन इशू करता है विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो यहां पे जो है उसको कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना अनिवार्य है, राइट? टू बी गोइंग इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट? द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना बहुत जरूरी है।
यस सो ये था ऑल अबाउट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत वहाँ भी रहेगा जब हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म चेक करना है, नीड टू हैव द व्यू इन टोटलिटी, कोई स्नैपशॉट अप्रोच आप नहीं ले सकते, राइट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट इन डिटेल एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, still you have any doubt or confusion, you can ask that in the comment box. I will try to reply to your comment as soon as possible, right? So thank you, thanks a lot for watching the video relating to place of effective management, and I will soon be coming out with the next lecture on international taxation. Thank you for watching the video. If you really like it, click on the like button. If you want to remain updated with the upcoming videos with the tax related updates, then please do subscribe to the channel. Thank you. Thanks a lot. Bye.